हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे टाटा एलेक्सी लिमिटेड के ऊपर। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में आगे क्या क्या होगा ताकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो पता लग जाए आप लोगों को। इसमें हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे पूरा। फंडामेंटल के अंदर हम इसका मैनेजमेंट एनालिसिस करेंगे, इसका प्रोडक्ट मिक्स क्या है, इसकी रेवेन्यू ज्यादा कहां से आती है, सब हम देखेंगे। सेकंड, हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे स्क्रीनर.इन के हिसाब से, जो इसके नंबर्स है, इसकी रेवेन्यू है, सेल्स है, नेट प्रॉफिट है, एक्सपांस है, और जो भी अलग अलग रेशियो है और जो प्रमोटर होल्डिंग्स है उसके बारे में भी हम पूरा जानेंगे। ठीक है। थर्ड, हम इसका जानेंगे कि इसका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के ऊपर हम करेंगे कि देखिए, जैसे टाटा एलेक्सी बहुत ही महंगा शेयर है, मीन्स ऐसे तो एमआरएफ है सबसे महंगा, लेकिन ये भी एक महंगा अभी एक शेयर में आता है, ब्लू टिकट शेयर्स में आता है। तो अभी इसके ऊपर काफी डिबेट्स चल रही है कि इतना महंगा शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों को इसके ऊपर डाउट्स रहेगा, उसको भी मैं इस पे क्लियर कर दूंगा। और बहुत ही लेटेस्ट एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है इसके ऊपर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हम प्रीवियस सेशन में देखेंगे कि टाटा एलेक्सी के शेयर प्राइस में क्या उथल पुथल हुई है। अब देखिए, टाटा एलेक्सी जो क्लोज हुआ है 3.10% के डाउनसाइड पे क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज था इसका 9656 का, इसका प्रीवियस क्लोज था इधर पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये डाउनसाइड क्यों आई है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब सबसे पहला ना दोस्तों, इसका जो ना फंडामेंटल एनालिसिस है वो हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन होता है इसकी खुद की वेबसाइट पे आप जाइए टाटा एलेक्सी के। अब हम सबसे पहला देखेंगे दोस्तों कि ये क्या क्या इंडस्ट्रीज में और क्या काम करता है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा, टाटा एलेक्सी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मीन्स एक आईटी रिलेटेड कंपनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डील करती है। ये उसके रिलेटेड बहुत सारे जो डोमेन्स होते हैं उसमें काम करती है। तो इनका जो एक मेजर डोमेन है दोस्तों वो और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये वीडियो का स्कोप नहीं है कि उनके बारे में पूरा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा इसके ऊपर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये सब जो चीजें होती है, एनालिटिक्स, ये फ्यूचर है, कल फ्यूचर है आने वाला। और बहुत से कंपनीज ने इसे अडॉप्ट, तो टाटा एलेक्सी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एडॉप्टर, मीन्स जो लेटेस्ट आने वाली चीज है, जो फ्यूचर, उसको फास्टेस्ट एडॉप्टर में ये गिनी जाती है ये कंपनी। तो आप लोग अगर देखोगे तो ये कहाँ कहाँ काम करती है, बिग डेटा इंजीनियरिंग में काम करती है, एक्सटेंडेड रियलिटी AR VR MR में काम करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करती है, साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है, रोबोटिक्स पे। तो आप लोग अगर इसको एक अंदाजा लगाओ, और जो आईटी बैकग्राउंड से होगा या जो आईटी के रिलेटेड चीजों पे अपडेट है, आप लोग देखेंगे जितनी चीजें हैं ये कन्वेंशनल नहीं है। ठीक है, जैसे लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, ऐप डेवलपमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं, ये बहुत ही कन्वेंशनल है, ये बहुत लाखों लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये लेटेस्ट चीजें हैं और ये सब इतनी ईजी नहीं होती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा रिसोर्स चाहिए होता है और बहुत ही लेटेस्ट अपडेटेड लोग चाहिए रहते हैं जो आपके साथ काम कर सके। तो टाटा एलेक्सी ने इसके ऊपर महारत हासिल करके रखी है। अगर आप इंडस्ट्रीज में देखिए ये सब चीजें और ये सब जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट्स के जो डिविजन है, AI है, ब्रॉडकास्ट है, ऑटोमोटिव है, हेल्थ केयर है, इनके में ये लोग कहां कहां लगाते हैं। तो इनकी इंडस्ट्रीज अगर आप देखो तो ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट मीडिया, कम्युनिकेशन, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, अप्लायंसेस, रेल एंड सेमीकंडक्टर, और जो सर्विसेज है ये तो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये सर्विसेज भी देते हैं। कि अगर आपको, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को कोई सर्विसेज चाहिए, जैसे रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर, डिजाइन पोर्टफोलियो, टेस्ट वैलिडेशन के ऊपर, ऑपरेट ऑटोमेट, इंडस्ट्री 4.0 कुछ होगा, प्रोडक्ट इंजीनियर, एंटरप्राइज लर्निंग, तो ये सर्विस भी देते हैं। मींस इनका अगर बिजनेस आप देखो तो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिफिकेशन है। ये एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सर्विस भी देते हैं कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, एज अ कंपनी ओनर मैं बोलूंगा भाई मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरा डेवलप करके दो। तो ये डोमेन्स पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आएंगे इनके अबाउट अस के सेक्शन में। अबाउट अस के सेक्शन में हम थोड़ा सा मैनेजमेंट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो नो डाउट इस कंपनी के ऊपर कोई गलत पैरामीटर नहीं हो सकते। लेकिन देखिए मार्केट है, आप अगर पैसा लगा रहे हो तो मार्केट में कोई भी बिना कोई चीज को एनालिसिस किए बिना आप भरोसा मत करो। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 9376 प्लस इनकी कंपनी है, 36 लोकेशन एम्प्लॉइज है, ये 36 प्लस लोकेशन पे है। तो इससे लोकेशन डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, कि एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कोई एक स्टेट में या कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई या कुछ हो गया तो वहां बंद हो गया तो कंपनी डब्बा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इनकी स्टोरीज को थोड़ा समझेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। 5 में 1989 इन बेंगलोर में इनका बिजनेस कमेंस हुआ था, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आज के टाइम में। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखने से आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट की कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, मैनेजमेंट कितना काबिल है, ठीक है। तो देखेंगे मिस्टर एन गणपति सुब्रमण्यम इज द चेयरमैन ऑफ टाटा एलेक्सी लिमिटेड सिंस 2014 से। तो ये 2014 से इनके चेयरमैन हैं। इनके बाद ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं टीसीएस के सिंस फरवरी 2017। ये चीफ रह चुके नहीं है, ये है। प्रायर टू टेकिंग ओवर द सीईओ रोल ही सर्व एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ टीसीएस फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ये ठीक है इनका। और दूसरे कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मिस शामिला गोपीनाथ, ठीक है। इनके बारे में अगर जानेंगे तो मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड डिग्री है यहाँ पे। और यहाँ पे मिस्टर सुधाकर राव इज अ रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, आईएएस। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये आईआईटी कानपुर से पीएचडी है, मेंबर ऑफ टेक्निकल। अगर इनका मिक्स देखो, जो बड़े लोग ऊपर बैठे हैं ये सब मिक्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है, आईटी बैकग्राउंड से भी, जो कि प्रूवन एक्सपर्टीज रखते हैं, और यहाँ पे आईआईटी से भी लोग हैं। तो ये कंपनी तो सक्सेस करेगी ही करेगी, और काफी टाइम से है ये लोग, देखिए। तो ये रिलायबिलिटी बताती है कंपनीज और कंपनीज के एम्प्लॉइज के रिलेटेड, उनकी कंपनी को लेके, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो इनका जो बिजनेस है वो तो बहुत ही सॉलिड लग रहा है। यहाँ पे एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। और दोस्तों ना, मैं खुद एक आईटी कंपनी चलाता हूं, तो मुझे एक चीज ये समझ में आती है, व्हेनेवर आप कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिसमें आप एक सप्लाई एंड डिमांड का गेम समझो, जिसमें डिमांड ज्यादा है, कोई भी नई चीज और बहुत अच्छी हो, ठीक है। जैसे मेरी अगर कोई कंपनी होती है एक दूसरी, तो मैं चाहता कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मेरा ना जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़ जाए, मुझे डेटा बहुत अच्छे से समझ में आने लगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है उसकी सप्लाई कम होती है, क्योंकि वो नई है तो बहुत कम लोग उसे अडॉप्ट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता, तो जिस चीज की सप्लाई कम होगी और जिस चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा ना दोस्तों, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, ठीक है। तो यही चीज टाटा एलेक्सी के मार्जिन के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, जो कि मैं अभी आपको आगे जाके यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। इस चीज को हम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं तिजोरी फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर मैं आया हूं। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखो मोटा मोटा इनका 98% सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। 2% इनका सपोर्ट सर्विस है, जो सपोर्ट सर्विस का जो सेक्शन था। इनका बिजनेस मिक्स जो डिवाइडेड है इनका, वो देखो, जो कंट्री वाइज यूएसए में 42% है, यूरोप में 33% है, इंडिया में 15% है, तो अदर्स में इनका 8%। तो मेजर चंक इनका कहां से आ रहा है, यूएसए एंड यूरोप से। तो एक चीज आप लोग समझ लो, अगर यूएसए एंड यूरोप में कुछ इश्यूज होता है तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, और अगर कोई पॉजिटिव चीज होती है तो इनके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इनका वर्टिकल्स देखो, वर्टिकल्स में इनका जो मेन बिजनेस धंधा है वो देखो, मीडिया एंड कम्युनिकेशन से 44.5% का इनका जो बिजनेस है, 41% इनका ऑटोमेटिव से बिजनेस है, हेल्थ केयर से। तो मेजर चंक इनका कहां से आ रहा है बिजनेस, मीडिया कम्युनिकेशन और ऑटोमेटिव से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से 99.7% बिजनेस आ रहा है, और जो छोटा सा 0.3% का हिस्सा है वो सपोर्ट सर्विस से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनका क्लाइंट बेस देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आके इनका कनेक्शंस में आएंगे। इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, जैसे ऑटोमोटिव बिजनेस का आपने तो देखा ही है, इनका क्लाइंट निसान, हुंडई, टाटा मोटर्स, एसएमएल, सुजू लिमिटेड, बॉश लिमिटेड, फोर्ड एंड पैनासोनिक, ये इनके क्लाइंट है। इनके क्लाइंट बेस में मोटोरोला भी है, यहाँ पे मैंने कहीं तो देखा था इसको। तो देखा जाए बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल है, बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स है, क्योंकि जो सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना दोस्तों, एक छोटी कंपनीज को उसकी नीड तो होती है, लेकिन वो लोग उसे ले नहीं पाते, क्योंकि बहुत ही महंगी हो जाती है टेक्नोलॉजी, और बड़ी बड़ी कंपनीज ही फिलहाल इसको सर्व कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, ये तो मैंने, अब आते हैं इनके फाइनेंशियल डेटा के ऊपर, मींस फाइनेंशियल एनालिसिस इनका करेंगे हम यहाँ पे।
मार्केट कैप जो है 58,222 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 9349 चल रहा है। हाई बनाया था इसने 10760 का, लो बनाया था 52 का 47, मींस अगर देखो तो सीधा डबल ही हो गई है कंपनी। 93 का पी है मेरे भाई और इंडस्ट्री पी 31 है। तो अगर इसके पी के हिसाब से देखो तो कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है। ओवरवैल्यूड भी नहीं बोल रहा हूं, हाईली ओवरवैल्यूड है यहाँ पे, ठीक है। अब कंपनी का दोस्तों 10 साल का अगर आरओसी अगर आप देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.9% है। यही मैं आपको कह रहा था, जब सप्लाई कम रहेगी और डिमांड ज्यादा रहेगी और प्रोडक्ट भी अच्छा है तो ये आप आरओसी देख लो, 40% के ऊपर का आरओसी भाई बहुत ही खतरनाक होता है यहाँ पे। इसीलिए स्टॉक में मोमेंटम भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेल्स ग्रोथ देखो कंपनी का 10 साल का 17% का सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। कंपनी कैश रिच कंपनी है, 965 करोड़ का कैश रिच है, 0.09 ना के बराबर कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ठीक है यहाँ पे। अब नीचे आएंगे दोस्तों, कंपनी के प्रोस दिए, देखो ये स्क्रीनर के हिसाब से प्रोस है। कॉन्स मैंने जैसे आपको ऊपर बता दिया 36.9 टाइम्स के ऊपर पी देख लो, बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी चल रही है, वही महंगा ही इसका प्रोज है, कॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। अब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को एग्जामिन करेंगे। सबसे पहला दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट, पहले तो आप ना जितना डेटा अवेलेबल उसको आप नजर मारो, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ में आता है। 362 से लेके 726 है और अगर आप नोटिस करोगे हर साल कंपनी ग्रोथ हो रही है अपने रेवेन्यू के लिए क्वार्टर, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों, ठीक है। अब कंपनी का एक झलक, मैं एक झलकी दिखाने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। 49 से 185 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हो गया, 49, 50, 75, 82, 69, 79, 105। अगर आप यहां पे देखो तो कंपनी लगातार बढ़े यार, मीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स ही बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी लगातार 19 से जितना डेटा अवेलेबल है बढ़ी जा रही है और सेल्स से में भी बढ़ी जा रही है। तो ये सीधा सीधा ग्रोथ दिख रहा है कंपनी का, जो कि स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट करता है। बहुत ही सिंपल रीजन है स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का। अगर कोई रिग्ड नहीं करता है कोई भी स्टॉक को, अगर आपका सेल्स अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, तो कब तक कोई स्टॉक प्राइस को रोक के रखेगा, वो इंपैक्ट आएगा और स्टॉक प्राइस ऊपर भागेगा। यही एक रीजन होना चाहिए आपको कोई भी शेयर को एनालिसिस करने के लिए, इररेस्पेक्टिव मार्केट में क्या चल रहा है, कोई ऑपरेटर ने ऊपर डाल दिया, यही रीजन होना चाहिए आपका देखने का, ठीक है। अब आएंगे दोस्तों जून 2022 को हम कंपेयर करेंगे जून 2021 से। पहले 726 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था और जून 2021 में 558 करोड़ का, सीधा सीधा बढ़ोतरी है यहाँ पे जबरदस्त एकदम। अब इसका सेल्स अगर हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर से, मींस मार्च कोई क्वार्टर नहीं था दोस्तों, ठीक है। ये डेटा आ गया है यहाँ पे जून का, तो ये इसके हिसाब से यहाँ पे कंपेयर, तो अगर 682 को देखूं तो या 726 करोड़ यहाँ पे भी यहाँ पे बढ़ोतरी है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता ही रहा है कंपनी का, और अभी प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का देखूं तो 33% का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि 27% से बढ़ गया है। 2022 मार्च से भी 1% यहाँ से बढ़ गया है। कंपनी का अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखा जाए 185 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि मार्च 2022 से बढ़ के 25 करोड़ ज्यादा है। जून 2021 से सीधा सीधा यहाँ पे अच्छा खासा 70 करोड़ का यहाँ पे जंप हुआ है। सीधा सीधा जब नेट प्रॉफिट जंप होगा, सेल्स जंप होगा, तो यहाँ ईपीएस में आपको दिख जाए हाईएस्ट एवर यहाँ पे ईपीएस है 29.66 का, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, हाईएस्ट एवर सेल्स है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, और हाईएस्ट एवर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि कंपैरिजन में 2021 में भी था यहाँ पे। कंपनी का ओवरऑल एनुअल सेल्स अगर देखो तो ये भी एनुअल सेल्स भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर है, आप देख लो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर है यहाँ पे कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ पे ईपीएस देखो एनुअली, वो भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर है, 99.71 का यहाँ पे हाईएस्ट एवर है कंपनी का। यहाँ पे अगर देखें इस जगह पे, यहाँ नीचे आते हैं बैलेंस शीट में, कंपनी का शेयर कैपिटल जो है ये यहाँ पे बड़ा है, मींस कंपनी के ओनर्स ने यहाँ पे अपना पैसा बढ़ाया। अब शेयर कैपिटल बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, बस आप एक समझ लो कंपनी के शेयर लोगों ने और पैसा इस कंपनी में लगाया है। यहाँ पे कंपनी का रिजर्व है, मतलब कंपनी के खुद के पास 1539 करोड़ का रिजर्व है यहाँ पे। बोरिंग ना के बराबर है, कभी भी इसे चुका सकते हैं। 138 करोड़ की बोरिंग है। कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, 22 करोड़ का कैपिटल अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ चीजों में लगा होगा यहाँ पे। और कंपनी का फिक्स एसेट जो है वो 272 करोड़ के अभी है यहाँ पे। कंपनी का कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं गया है, हमेशा से कैश फ्लो बढ़ता रहा है। तो ये दिखाता है कि कंपनी जो नेट प्रॉफिट दिखा रही है यहाँ पे ये झूठी नहीं है, कंपनी के पास सच में पैसा यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स देखेंगे, इसे मैं बंद कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। कंपनी के प्रमोटर्स के पास फिलहाल 43.92% का स्टेक है, और
एक से इसे, और एफआईआई के पास 15% है, डीआईआई के पास 4% है, पब्लिक में अगर देखें तो पब्लिक के पास 36% है यहाँ पे। तो जो अराउंड 64% का जो स्टेक है वो पब्लिक से हटा के है दूसरों के पास। प्रोमोटर्स में एफआईआईस के अंदर कौन कौन है, जेपी मॉर्गन है, सेंट जेम्स है, सोमरसेट है, और डीआईएस के अंदर सब म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यही होते हैं यहाँ पे। तो देखा जाए मोटा मोटा दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही जबरदस्त है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। अब दोस्तों बात ये आती है, ये सब जबरदस्त देख के मैं क्या करूं अगर वो मेरे पास स्टॉक ही नहीं है तो, या वो स्टॉक मिल ही नहीं रहा है मुझे तो। अब दोस्तों आएंगे बात, ये जो 3% मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको जो कंपनी में फॉल आया है वो क्यों है। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जेपी मॉर्गन जो है एक बहुत ही बड़ा रिसर्च फर्म है, ठीक है, फंड्स मैनेज भी करता है। उन्होंने एक रिपोर्ट वो हम लोग हमेशा पब्लिश है, उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, ये 15 जुलाई का आई थिंक रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे आके। इसकी जो डेट है ये 26 अगस्त का है, सॉरी 15 जुलाई का भी एक पुराना रिपोर्ट था, 26 अगस्त का रिपोर्ट है। उसके वजह से जो 26 अगस्त का जो दिन गया था उसमें ये प्रॉब्लम जो 3% का आया था। उन्होंने क्या कहा है इसको गौर से समझिए। जेपी मॉर्गन एंड द ब्रोकरेज फर्म मेंटेन अंडरवेट रेटिंग। अंडरवेट जैसे मैंने कहा मुझे बहुत ही ओवरवैल्यूड लग रहा है, तो उसका एक दूसरा कहना है कि अंडरवेट है, मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है ये। एट अ टारगेट ऑफ मींस ये कह रहे हैं 3900 इसका पर शेयर का प्राइस होना चाहिए था, जो कि अभी 9349 है, तो आधे से भी कम की ये बात कर रहे हैं। मींस अराउंड अगर आप बोलो तो 60 से 62% की ये लोग गिरावट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। द स्ट्रेटेजी अराउंड क्लाइंट माइनिंग एंड सेल हैज वर्कड वंडर्स। ये बोल रहे हैं जो क्लाइंट का बेस, जो क्लाइंट को माइन करके ये लोग लाते हैं अपने पास, इनकी मार्केटिंग ये वो जबरदस्त है, सब कुछ अच्छा है ये कह रहे हैं, लेकिन इनका वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंसिव लग रहा है। ग्रोथ स्टोरी ओवर द लास्ट 2 ईयर हैज बीन इंप्रेसिव। ये बोल रहे 2 साल की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही जबरदस्त है। एंड रिमेन अंडरवे एज वी सी मार्जिन रिस्क। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप लोग समझो। मैं नहीं कह रहा जेपी मॉर्गन कोई भगवान है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट चीजें जो डेटा में है वो बता रहा हूं भाई, ठीक है। ये जो मार्जिन है दोस्तों इधर पे ऑपरेटिंग मार्जिन, ये कह रहे हैं कि लगातार इस मार्जिन पे क्वार्टरली में भी जो है इस मार्जिन पे क्या ये सस्टेन कर पाएगा, इस क्वेश्चन के ऊपर जेपी मॉर्गन को थोड़ा सा डाउट है। इस वजह से इन्होंने इसको अंडरवेट रेटिंग और 3900 का दिया है। अब एक मैं ना आपको थोड़ा पुराने डेटा पे लेके जाऊंगा। जुलाई 18 को है ना आईसीआईसीआई ने इसका 5373 पे सेल का टारगेट दिया था, मीन बेच दो। 5373 पे आए तो 18 जुलाई को प्राइस क्या थी, इस चीज को हम समझेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाके, ठीक है। ट्रेडिंग तो पहले भी किसी ने इसका, लेकिन दोस्तों एक चीजों को आप समझो, कोई रिपोर्ट देता है तो कोई भगवान नहीं है, और अगर किसी ने कोई रिपोर्ट दिया तो जरूरी नहीं है वो आज का आज ही सच हो जाएगी। कभी स्टॉक मार्केट है दोस्तों, ऊपर नीचे चीजें होती है, आज आप कुछ सोचोगे तो कल नहीं होगा, या वो 6 महीने के बाद होगा, तो कोई भरोसा नहीं होता। डे में हम देखेंगे 18 जुलाई के आसपास का अगर यहाँ पे मैं डेटा देखूं, 18 जुलाई को यहाँ पे स्टॉक की प्राइस थी अराउंड 7767 का, तो इन्होंने क्या कहा था 5363 पे बेच दो, यहाँ पे सेल रेट है। तो अगर देखें तो जो ब्रोकरेज हाउसेस है दोस्तों थोड़ा सा सेप्टिकल है। अब दोस्तों बात आती है हम क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। 1 साल का रिटर्न देखो भाई, 1 साल का 93% का रिटर्न दे रहा है। मैक्स रिटर्न अगर कंपनी का आप देखो तो 8000% का रिटर्न दे रहा है। पी बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा सिर्फ पी के ऊपर नहीं जाता हूं, मैं ये भी देखता हूं कि कंपनी में क्या चल रहा है। अब दोस्तों इसका अगर मैं ओवरऑल व्यू देखूं, ऑल टाइम चार्ट देखूं इसका, तो टाटा इलेक्सी जो स्टॉक है ये 2020 के बाद से, मीन्स कोविड के बाद से जो आईटी कंपनीज पकड़ी है, आईटी कंपनीज में करेक्शन भी आया है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये भाग ही रहा है दोस्तों। इसमें दूसरे आईटी कंपनीज के हिसाब से वो करेक्शन नहीं आया है। तो दोस्तों मेरा जो ओवर पॉइंट रहेगा, मैं तो कोई भगवान नहीं हूं कि मैं इसे अभी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये उस रिपोर्ट के वजह से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये मैंने पहले भी नहीं लिया है, मेरे पास कुछ स्टॉक्स है इसके, लेकिन मैं फिलहाल लेने की चाहत में था, लेकिन इसकी वैल्यूएशन देख के और इसका जो ग्रोथ मोमेंटम देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसको भी थोड़ा एटलीस्ट कुछ नहीं तो 30-40% करेक्ट होना चाहिए, जैसे दूसरे स्टॉक्स हुए हैं टीसीएस से, तो मैं तब इसे जाके लूंगा। लेकिन अगर मैं अभी इसे लेने की कोशिश करूं तो मैं इसे लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। यहाँ पे अगर आप देखो 17 अगस्त के बाद से इसके अंदर क्या करेक्शन है यहाँ पे, तो 12% का भी करेक्शन मुझे कोई खास नहीं लग रहा है इसके ऊपर यहाँ पे। तो आप अगर देखो इस स्टॉक को अगर आप पीछे आके, तो ये भाग ही रहा है भाई, ये भाग ही रहा है अच्छा खासा यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है जो इसे लेना चाहते हैं क्या इस प्राइस पे लो, भाई देखो अब मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ,
बिल्कुल मत लो दोस्तों इस प्राइस पे, ये स्टॉक महंगा है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये इसके बाद भागता ही रहा भागता ही रहा भागता ही रहा, तो हमें तो कभी, तो भाई देखो तो ये एक अकेला लौता स्टॉक नहीं है। अगर भाग गया तो भाग गया, हाई वैल्यूएशन पे लेने की जरूरत नहीं है। 3000 स्टॉक का यूनिवर्स है, उसमें से बहुत ही बढ़िया बढ़िया निफ्टी 50 में स्टॉक्स है, निफ्टी 500 है, अच्छे स्टॉक्स ले लो। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स मत लो। मैं नहीं कह रहा ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन मुझे मेरे पर्सनल व्यू से ओवर वैल्यूड लग रहा है ये, मैं इसको और करेक्शन होने दूंगा। अब मेरे लिए इसका जो बाइंग पॉइंट होगा, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए ये अगर इतना करेक्शन हो जाए इस पॉइंट से भी, अगर ये अराउंड मुझे 6000 के आसपास या 7000 के आसपास भी मिलेगा तो मैं इसमें हाथ डालूंगा। एक दो स्टॉक और गिरेगा तो और हाथ डालूंगा, लेकिन मैं इसको ये इससे नीचे तो नहीं लूंगा। ये एक मेरा एक पॉइंट होगा 77550 का या 7000 का, मैं इसके आसपास इसको सोचूंगा जब ये गिरेगा तो। बाकी तो भाई मैं इसको नहीं लूंगा इतने हाई वैल्यूएशन पे। अगर ये छूट गया तो छूट गया, जिनके पास है तो भाई लेके बैठो। अब जिन्होंने हाई वैल्यूएशन पे भी खरीद रहा है भाई वो लेके बैठो, स्टॉक तो दौड़ेगा कभी ना कभी। लेकिन अगर आप, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप एक चीज को समझो। अगर कोई स्टॉक का प्राइस 9000 हुआ है, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, अगर वो स्टॉक का प्राइस ये 9000 4 साल के बाद होना चाहिए था अगर उसके डेटा और बिजनेस के हिसाब से, और वो आज ही अगर हो गया है, तो आप एक चीज समझो, आपने 4 साल बाद की प्राइस पे आज ही उसे खरीद लिया, तो आपको 4 साल या तो वो स्टॉक वेट कराएगा टाइम जोन में फंस के, कुछ होएगा ही नहीं, मूवमेंट में चलता रहेगा, या तो वो गिर गिर के अपनी वैल्यूएशन पे आएगा जो आज वो होना चाहिए था। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को तो आप लोगों को क्लियर समझ में आए। समझिए कोई स्टॉक 100 रुपए का है, ठीक है, कोई स्टॉक अगर आपका 100 रुपीज का है, आज क्या चल रहा है 2022, ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू 2026 तक, फॉरवर्ड कैलकुलेशंस होते हैं, लोग अंदाजा लगाते हैं 2026 तक उसकी वैल्यू 400 होनी चाहिए थी, और अगर वो स्टॉक कुछ दिन के बाद यही 2022 में वो 450 हो जाता है, तो वो स्टॉक दो तरीके से आप लोगों को सताएगा। ये मैं अंदाजा और एक थोड़ा एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं। या तो वो इसी में फंस के रहेगा, इसी रेंज में 450 400 450 400, कभी 300 कभी 500, ऐसे ही जाके अटकेगा जब तक उसका 2026 नहीं आएगा। या तो वो करेक्ट होकर अपने फिर से अपने 100 के वैल्यूएशन पे आके वहां पे फिर से करेक्ट होके आएगा। ये होता है मार्केट सब स्टॉक को, सब कंपनीज को उसकी हैसियत और उसके सेल्स और डेटा के हिसाब से, अगर वो रिग्ड नहीं है तो उसको वहां पे लाके तो खड़ा कर ही देगा। ये आप लोग ने, अगर टीसीएस में भी आप लोग आएंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में खोलता हूं यहाँ पे, ठीक है, ओपन हो रहा है दोस्तों, ओके, ये मैंने टीसीएस यहाँ पे ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इस डेटा को यहाँ पे करूँ तो देख लो, आप लोग खुद ही देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ तक गया था स्टॉक, देखो 20% करेक्शन पे, लेकिन कितना डीप करेक्शन आया था, 26% का करेक्शन आया था। इसी को मैं लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को देखता हूँ, यहाँ पे सब में मेरे पोर्टफोलियोज की कंपनीज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे, यहाँ से देखिए कितना करेक्शन दिया था, 50% का करेक्शन दिया था, अभी भी 38% के यहाँ पे करेक्शन पे है ये स्टॉक। इन्फोसिस को देखेंगे दोस्तों, जितनी बड़ी कंपनीज है जो मैं कंपेयर कर सकता हूँ उनका ला रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस जगह पे, तो देखिए 30% का यहाँ पे करेक्शन दिया था, और अभी भी अराउंड अपने हाई से 22% के यहाँ पे करेक्शन पे। विप्रो को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इधर पे आते हैं हम, विप्रो को देखो ना दोस्तों, आप सीधा सीधा समझ जाओगे आईटी स्टॉक्स में क्या हुआ है। देख लो 43। तो दोस्तों अगर सभी पूरा बंच ही अपनी वैल्यूएशन को करेक्ट कर रहा है तो इसे भी करेक्ट बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग वेट करो, नहीं तो ये 4-5 स्टॉक जो अभी भी मैंने बताया वो भी हैवीवेट स्टॉक्स ही है आईटी के। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी गाड़ी छूट जाएगी, आप गाड़ी छूटने के चक्कर में उसे तेजी में पकड़ने जाओगे, गिर के आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो होप दोस्तों मैंने आपको अच्छे से ये चीजें समझा दी होंगी यहाँ पे टाटा एलेक्सी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलो, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको। बाकी भी वीडियोस हैं, आप उसे चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और लाइक करो। तब तक के लिए सेफ रहो, फिर मिलेंगे एक अच्छे से कोई नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया एनालिसिस के साथ। बाय दोस्तों, टेक केयर।